27 अक्टूबर 1947 कश्मीर से अगर हम शुरू करें, जिस भारत ने अपनी फौज को मकबूजा कश्मीर के अंदर बिठाया, बर्बरियत शुरू की, वो सिलसिला ताहाल जारी है। आज दुनिया भर में जहां जहां भी कश्मीरी भाई बहन मौजूद हैं वो यौम स्याह मना रहे हैं, लेकिन वो बर्बरियत, वो जुल्म, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। क्या आपको लगता है कि पॉलिसी मैटर्स पर कहीं कॉम्प्रोमाइज कर लिया गया है क्या? बहुत शुक्रिया। देखें, जो कश्मीर का मामला है और फ़लस्तीन का मामला है, ये तकरीबन साथ का, ये तकरीबन 75-76 साल से ये मसला चल रहा है। फ़लस्तीन का मसला पहले से, चूँकि वहाँ पर सेहूनी बस्तियों को लाकर बसाने की पूरी बात चली थी। कश्मीर का मामला तो सिंपल है कि वहाँ के अवाम को इस बात का फैसला करना है कि उन्हें किसके साथ मिलना है। और ये बात हुई अक़वाम मुत्तहिदा में, और अक़वाम मुत्तहिदा में ये लेकर गया नेहरू, और नेहरू उस वक्त लेकर गए जब भारत ने फ़ौजें उतारी और उसके बाद जो है उसको ज़बरदस्त टफ टाइम मिला। यहाँ कबायलियों ने जाकर अपने जज्बे जिहाद से सरशार होकर उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। मकामी कश्मीरी उठकर खड़े हुए, उनको शिकस्त नज़र आने लगी। हम श्रीनगर के दरवाजे तक पहुँच गए थे, बदकिस्मती से हमें रोक दिया गया, और उसके बाद जो है वो जितना आज़ाद किया था कश्मीर, वो आज़ाद है, और जो मकबूजा है वो मकबूजा है। लेकिन जो अक़वाम मुत्तहिदा ने करारदाद पास की और उसके बाद मल्टीपल करारदादें पास होती रहीं कश्मीरियों के हक़ में, उसके ऊपर आज 76 साल गुजरने के बावजूद अमल दरामद नहीं हुआ। और यह है अक़वाम मुत्तहिदा। ये जालिमों के साथ है, मजलूमों के साथ नहीं है। यहाँ जिसकी लाठी उसका भैंस का कानून चलता है। और कश्मीरियों को आप देखें कि 1 लाख से ज़ायद कश्मीरी शहीद किए जा चुके हैं, और वो चाहते हैं कि उनको हक़ खुद इरादियत मिले, लेकिन उनको कोई देने के लिए तैयार नहीं। अब उनका जो स्पेशल स्टेटस था वो भारत ने ख़त्म कर दिया। मुझे बहुत अफसोस होता है कि पहले कश्मीर पाकिस्तान की स्ट्रेटजी में और पाकिस्तान की पॉलिसी में बहुत टॉप पर हुआ करता था। अब मुझे ऐसा लगता है कि हर सतह पर एक जहन बना लिया गया है कि ये क्या कश्मीर का मसला, हमें अपने आप को देखना चाहिए। जो लोग इस तरह की सोच रखते हैं वो कायद आज़म के भी गद्दार हैं, पाकिस्तान के भी गद्दार हैं। इसलिए कि देखें, एक बात याद रखें, आधा कश्मीर भी हमने छीन कर लिया था। जब भी कश्मीर आज़ाद होगा बज़ोर शमशीर होगा, बज़ोर ताकत होगा। ये बातचीत करने से, ये भारत को बड़ा बनाने से, ये उनके ज़ेर असर आने से, और सिर्फ अपनी मईशत की माला जपने से मसला हल नहीं होगा। मईशत को बेड़ा गर्क किसने किया है? उन्हीं लोगों ने किया जो 75-76 साल से हम पर रूल कर रहे हैं। हुक्मरान तबका है पूरा, तमाम ताकतवर जगहों पर भी मौजूद है। पॉलिटिशियंस भी वही होते हैं, जागीरदार वडेरे भी वही होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी वही हैं। ये चंद लोगों ने पाकिस्तान को आज इस हाल पे पहुंचा दिया। पहले खुद हाल पर पहुंचाओ, फिर कहो कि फ़लस्तीन की बात करोगे तो इसराइल नाराज हो जाएगा, अमेरिका नाराज हो जाएगा, कश्मीर की बात करोगे तो भारत नाराज हो जाएगा। तो भाई फिर आपकी जिंदगी क्या है? फिर आपकी अपनी हैसियत क्या है? आज खुदा ना खास्ता वो कहीं और पर आकर कब्जा कर ले, कल आप कहेंगे यार नहीं, ये तो भारत बहुत ताकतवर हो गया है, तो पहले तो सिर्फ अमेरिका ही ताकतवर था। अगर हमने जो है वो इनके आगे कोई मुकाबला किया तो मजीद बर्बादी होगी और जंग छिड़ जाएगी, लिहाजा जितना छीन लिया है छीनते रहो। तो हमारा जहां पर ये हमारा नजरियाती मामला भी है, और हमारे पानी वहां है, हमारी मईशत की शहरक भी कश्मीर है, और वो हमने इन लोगों के हाथ में दी हुई है। परेशानी किसी को नहीं है, लिहाजा पूरी कौम को उठकर इन जालिमों के मुकाबले में खड़ा होना पड़ेगा जो कश्मीर का सौदा कर रहे हैं। बिल्कुल दुरुस्त है हाफिज साहब। एक और जाहिर है, जब आपने अभी गुफ्तगू का आगाज किया तो आपने कहा कि कश्मीर और फलस्तीन का मसला एक ही है, और कई दिहाइयों से हम देखते आ रहे हैं, अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं कि फलस्तीन में बर्बरियत है। इस वक्त जो सिचुएशन है, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, क्योंकि जाहिर है आपका इदारे के हवाले से जो आपका अलखिदमत है वो भी कोशिश कर रहा है, रसाई कर रहा है। मुझे मालूम है कि कुछ जगहों से कि आप वहां पर इमदाद की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बताएं, गजा जो है वो तो इस वक्त पूरी तरह से जेपटाइज भी है, बम्बार्टमेंट हो रही है, किसी किस्म की कोई भी राहदारी ऐसी नहीं है। जमात इस्लामी ने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई है इमदाद के हवाले से, जरा ये फरमाइएगा। मैं इमदाद पे बात करता हूं और उसके बाद में चाहूंगा कि उसकी और भी चीज़ों पे थोड़ी सी गुफ्तगू हो। इमदाद का मामला यह है कि चूंकि अल-खिदमत फाउंडेशन और पहले से जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है, आपको याद होगा 2-3 साल पहले भी इसी तरह से एक वहां पर जंग छिड़ी थी और इसराइल ने बमबारी की थी और बहुत बुरा हाल किया था, जिसके बाद फिर इमदाद के लिए फंडिंग हुई और मुख्तलिफ NGOs के जरिए, जो टर्की बेस्ड NGOs हैं या मिस्र में हैं, उनके जरिए और UN के जरिए से कोलैबोरेशन
कायम हुआ। ठीक तो हो। अल खिदमत के जो लोग हैं वो ऑलरेडी गजा में मौजूद हैं इस वक्त भी, जो वहाँ काम कर रहे हैं, जो लोकल हैं, और उनके साथ हमारा कोलैबोरेशन है और वो हमारे प्लेटफॉर्म से काम करते हैं। लेकिन जाहिर है वो बहुत महदूद रसाई है। अब जब रफा क्रॉसिंग खुली तो ये थोड़ी सी उम्मीद बनी थी कि अब ज्यादा सामान जा सकेगा। तैयारी हमारी पूरी थी, लेकिन उन्होंने खोला और बंद कर दिया, इसलिए कि मिस्र के लोग इसराइल और अमेरिका का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि ये इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। अब ऐसा ना हो कि जब कोई रसाई का मौका मिले तो हमारे पास कुछ भी ना हो। इसीलिए हमने रजिस्ट्रेशन शुरू की है डॉक्टर्स की, पैरामेडिकल स्टाफ की, उसके उनकी मदद के लिए। ज़ाहिर है यहाँ से हम इन काइंड चीज़ नहीं भेज सकते, वो तो हमारी अगर एयरफोर्स या जिस तरह भी हुकूमत पाकिस्तान भेज रही थी वो अपनी जगह, यहाँ से तो रकम है और वहाँ पर जाकर ख़रीदारी की जाए, इजिप्ट में की जाए या उसके करीब तरीन इलाकों में की जाए, और फिर उसके बाद जब जैसे ही कोई रसाई का निज़ाम बने तो तेज़ रफ्तारी के साथ काम का आगाज़ किया जाए। ये हमारी प्लानिंग है। अलबत्ता ये बात भी ज़रूर है कि अल्लाह ताला का अपना एक निज़ाम है, चारों तरफ से मुहासिरे के बावजूद भी उन लोगों ने अपनी पूरी जो इतनी बड़ी जिद्दोजहद है उसमें एक बहुत बड़ी नेटवर्किंग और भी की हुई है, जो ज़ाहिर स्ट्रेटेजिक है, उसको ज़्यादा बयान टीवी पे नहीं करना चाहिए। कुछ ना कुछ उसके ज़रिए से भी चीज़ें होती हैं। और मैं आपको इसकी मिसाल दूं, जहां इतनी बमबारी है, 7,000 लोग शहीद हो चुके हैं और चारों तरफ से मुहासरा है, टैंकों के जरिए से मुहासरा किया हुआ है, उस तरफ समंदर है, लेकिन कल भी गजा से रॉकेट फायर हुए हैं और तिल अबीब पे जाकर पड़े हैं और उनके फौजी जहन्नुम वासिल हुए हैं। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से इन लोगों को एक खास किस्म की इस्तिआनत है कि वो बदतरीन हालात में भी मुजाहिमत भी जिंदा रखे हुए हैं और उन्होंने अपने लोगों में जिंदगी पैदा की हुई है। 7,000 हलाकतें, बच्चों की शहादतें, आप देखें उनके बच्चे, यानी शहीद होने के बाद बच्चे आपस में शहीद का खेल खेल रहे हैं। मतलब हद होती है कोई। वो अल जजीरा का रिपोर्टर, बल्कि ब्यूरो चीफ, जो अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारियां पूरी कर रहा था, आप देखें कि उसकी फैमिली, उसकी बीवी, उसके बच्चे भतीजी, कितने लोगों को शहीद कर दिया, और जब उसने तदफीन की तो उसके बाद आके दोबारा अपने प्रोफेशनल काम में लग गया। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा जो है वो एक मिसाल है कि किस तरह से जज्बे से सरशार वो लोग डटकर खड़े हुए हैं। काश कि उनकी मदद के लिए मुस्लिम हुक्मरान भी खड़े होते हैं, काश के आलम अरब भी खड़ा होता, काश कि मुस्लिम फौजें भी खड़ी होती, तो आज ये कसम पुरसी के आलम वो नहीं होते। लेकिन ज़ाहिर है बिल्कुल लास्ट मोमेंट है, हाफिज साहब ये फरमाइएगा कि आपने कहा काश, ये काश जो है ये कब तक काश रहेगा? देखिए, मैं अभी बार बार शायद तकरार से ये सवाल होगा, ये हर दफा फलस्तीन के अंदर जब ये बम्बार्टमेंट शुरू होती है, इजराइल अपनी बर्बरियत दिखाता है, बच्चों के लाशें उठते हैं, वहां आहो बुका होती है, तो कुछ पाकिस्तान के हवाले से अगर मैं कहूं तो कुछ आहो बुका यहां पर भी होती है, लेकिन बाकी सारे आलम अरब में तो बिल्कुल खामोशी और सन्नाटा है, किसी को आवाज ही नहीं जा रही, मां सिवाय ईरान की। बात बहुत अहम है, लेकिन आप देख रहे हैं कि आप ये देखें कि मुस्लिम अवाम और मुस्लिम हुक्मरान, इनके दरमियान जमीन आसमान का फर्क है। आप ट्यूनिस में बहुत बड़े बड़े मुजाहरे हुए हैं, ओमान में हुए हैं, यमन में हुए हैं, और जहां जहां लोग एहतिजाज कर सकते हैं, वहां जबर की हुकूमतें नहीं है, वहां लोग निकल कर खड़े हुए हैं और पूरी मुस्लिम कौम बिल्कुल एक जगह पर है। ये सिर्फ मुस्लिम कौम ही नहीं खड़ी हुई, हमास ने तो ऐसा काम किया जिसने दुनिया को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक तरफ मगरिब के जो जबर के रियासतें हैं और उनके चलाने वाले हुक्मरान हैं, और दूसरी तरफ वो अहले मगरिब हैं जो बाज़मीर हैं। बाज़मीर इंसान हर जगह मौजूद हैं, अमेरिका में हर रियासत में एहतिजाज हुआ है और बहुत बड़ा हुआ है। हमारे लिए भी इसमें बहुत बड़ी निशानियां हैं कि भाई वो बेदार हो सकते हैं, लेकिन मुस्लिम अवाम क्यों नहीं उठकर खड़े होते हैं। इसी तरह से आप देखें पूरे यूरोप में, मैं तो हैरान हूं, इतना सा डेनमार्क है और वहां पर 2 मील लंबा एहतिजाज लोगों ने किया है। गोया अब मगरिब की जो पूरी तहजीब और उन्होंने जो झूठ बोलकर रखा हुआ था इंसानी हुकूक, इसका पर्दा चाक हो गया। वहां के आवाम को समझ में आ गया कि इनके इंसानी हुकूक का पैमाने दो रहे हैं। मुसलमान बच्चा मरता है तो ये खुश होते हैं और इसराइल से कहते हैं कि और मारो, और अगर घर में माँ थप्पड़ भी मार दे बच्चे को तो उनके कानून में ये वो फोन कर दे तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है माँ को। कहते हैं कि बच्चे के भी हुकूक हैं, लेकिन मुसलमान बच्चे के, फलस्तीनी बच्चे के हुकूक नहीं है, इसलिए कि सेहूनी ग्रेटर इस्राइल देखना चाहते हैं। बहुत उम्दा बात की है, सलाम पेश करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है।